पश्चिम एशिया में एक मिसाइल चलती है और यहाँ भारत में आपके पेट्रोल का बिल और देश का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से हिल जाता है। मतलब क्या कोई यकीन करेगा कि सिर्फ 2 महीने के अंदर हमारा फॉरेक्स रिजर्व $38 बिलियन कम हो गया। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और यही इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु भी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि चीज़ों को अलग अलग खानों में बांटकर देखते हैं कि विदेश नीति अलग है, इकोनॉमी अलग है और तकनीक तो बिल्कुल ही अलग विषय है। सही बात है। लेकिन असलियत में मतलब अगर आप गहराई से देखें तो ये सब एक अदृश्य ग्रिड से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक अदृश्य ग्रिड। और आज के हमारे सोर्सेज जो कि 12 मई 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस के अहम लेख, रिपोर्ट और संपादकीय हैं, वो इसी ग्रिड की परतें खोलते हैं। जी। हमारा मकसद सिर्फ खबरें सुनाना नहीं है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो सूचनाओं की भीड़ में अक्सर खो जाती हैं। देखिए, अगर हम इन कड़ियों को ठीक से जोड़ लें तो हमें समझ में आएगा कि नीतियां आखिर क्यों बदल रही हैं। खास तौर पर जब हम शासन और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी वृहद अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो कोई भी घटना अचानक से शून्य में नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले उसी झटके से शुरुआत करते हैं जिसने हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव को हिला रखा है, पश्चिम एशिया का संकट। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसे, मैं कोट कर रहा हूं, इस दशक का सबसे बड़ा संकट कहा है। मतलब उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि हमें कोविड काल की आदतों को फिर से अपनाना चाहिए, जैसे वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग। देखिए, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व ऐसी अपील करे तो समझ लीजिए कि पीछे अर्थशास्त्र के आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। हाँ, वो तो हैं। इस संघर्ष की वजह से पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और जैसा कि आपने अभी बताया, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व जो कि $691 बिलियन पर आ गिरा है। जी, और रुपया भी ऐतिहासिक गिरावट के साथ 95.21 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर चुका है। बाप रे। और पता है, ये विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ तेल खरीदने में ही खाली नहीं हो रहा है। जो डेटा हमारे सामने है वो एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर पेश करता है। वो कैसे? मतलब सोने का आयात बिल पिछले 2 सालों में दोगुना होकर $72 बिलियन हो गया है। और एक और चीज जिसने मुझे हैरान किया, LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश यात्राओं पर जो खर्च है वो $15 बिलियन तक पहुंच गया है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। LRS के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख तक विदेश भेज सकता है। अच्छा। तो जब लोग छुट्टियां आराने यूरोप जाते हैं या बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वे रुपए के बदले रिजर्व बैंक से डॉलर खरीदते हैं। जब एक साथ लाखों लोग ऐसा करते हैं तो रिजर्व बैंक के खजाने से डॉलर कम होने लगता है। बिल्कुल। और सोने के आयात का गणित भी ठीक यही है। हम सोना खरीदते हैं तो भुगतान डॉलर में ही होता है। मतलब एक तरफ तेल का बिल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम डॉलर बाहर भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। जी कहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल इतना महंगा हो गया है तो OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? ये एक बहुत ही क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक दुविधा है। अभी वर्तमान में कंपनियों को पेट्रोल पर ₹14, डीजल पर ₹42 और LPG पर ₹674 प्रति सिलेंडर का भारी नुकसान हो रहा है। एक सिलेंडर पर ₹674 का नुकसान? हाँ, कुल मिलाकर ये दैनिक नुकसान लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का है रोजाना। तो रोजाना 1200 करोड़? तो फिर सरकार कीमतें क्यों नहीं बढ़ा रही? क्योंकि सरकार जानती है कि ईंधन महंगा होते ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, जिससे टमाटर से लेकर सीमेंट तक हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, यानी भयंकर इन्फ्लेशन। अच्छा, तो वो महंगाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन ये तो अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों के खिलाफ है ना। अगर कंपनियां रोज 1200 करोड़ का घाटा सह रही हैं तो ये पैसा कहीं से तो आ ही रहा होगा। सही कहा। क्या हम बस आज की महंगाई को कल के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट में नहीं बदल रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक कृत्रिम राहत है। मतलब एक तरह का इल्यूजन है। हाँ, अल्पावधि में आम आदमी खुश है कि दाम नहीं बढ़े, लेकिन लंबी अवधि में ये सारा घाटा अंततः सरकार की बैलेंस शीट पर ही आएगा। अच्छा,
तो इसीलिए प्रधानमंत्री सोने की खरीद टालने और कारपूलिंग की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि हम तेल की खपत और डॉलर का बाहर जाना कम कर सकें और इस राजकोषीय घाटे की खाई को कुछ हद तक भर सकें। और यहीं से हमारी ये चर्चा एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अगर बाहर से तेल मंगाना इतना महंगा और जोखिम भरा है, तो जाहिर है हमें घरेलू ऊर्जा सुरक्षा की तरफ भागना ही होगा। एकदम सही। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का यानी E20 का जो लक्ष्य था वो समय से पहले हासिल कर लिया है, और अब हम E30 की तरफ देख रहे हैं। देखिए, E20 तक पहुंचना वाकई एक शानदार उपलब्धि थी, लेकिन मैं कहूंगी कि E30 का रास्ता बहुत ही जटिल है। वो क्यों? क्योंकि E30 के लिए हमें लगभग 1735 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी, और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ या नफा नुकसान का पेंच फंसा है। ट्रेड ऑफ किस चीज का? अभी हमारा ज्यादातर इथेनॉल पहली पीढ़ी का है, यानी फर्स्ट जनरेशन या 1G, जो मुख्य रूप से गन्ना और चावल से बनता है। हाँ, और गन्ना और चावल तो बहुत ज्यादा पानी पीने वाली फसलें हैं। बिल्कुल, ये अत्यंत जलगहन फसलें हैं। मतलब 1 किलो चीनी बनाने में ही हजारों लीटर पानी लग जाता है। तो अगर हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए और ज्यादा गन्ना उगाएंगे, तो क्या हम अपना ग्राउंड वाटर यानी भूजल पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे? ठीक, यही तो चिंता का विषय है। अगर हम ईंधन के लिए अनाज और गन्ने पर निर्भर रहे, तो हम एक समस्या यानी तेल आयात को सुलझाने के चक्कर में दूसरी समस्या को जन्म दे देंगे। खाद्य सुरक्षा और जल संकट की समस्या। जी, फूड वर्सेस फ्यूल की ये बहस बहुत पुरानी है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब क्या कोई नई तकनीक हमें यहाँ बचा सकती है? हाँ, इसका समाधान है दूसरी पीढ़ी का यानी 2G इथेनॉल। 2G इथेनॉल? ये गन्ने से नहीं बनता? नहीं, 2G इथेनॉल गन्ने के रस या चावल से नहीं, बल्कि कृषि अवशेषों से बनाया जाता है, जैसे पराली और सूखी लकड़ियां। ओह, अच्छा। इसमें उन्नत एंजाइमों का उपयोग करके सेल्यूलोज को तोड़ा जाता है। इससे एक तीर से दो शिकार होते हैं। मतलब किसानों को अपनी पराली जलानी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, जिससे प्रदूषण कम होगा और साथ ही हमारी खाद्य सुरक्षा और भूजल कर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत ही शानदार है। खैर, ये तो हुई तरल ईंधन की बात, लेकिन जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दांव तो सौर ऊर्जा पर है ना? हाँ, सोलर एनर्जी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। लेकिन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, वो मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी। उसमें क्या है? रिपोर्ट कहती है कि दिन के समय लगभग 23 गीगावाट घंटे सौर ऊर्जा को ग्रिड में जाने से रोका जा रहा है, जिसे तकनीकी भाषा में कर्टेलमेंट कहते हैं। मतलब हम एक तरफ ऊर्जा के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ पैदा हुई बिजली को फेंक रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि बिजली का ग्रिड एक हाईवे की तरह है। अच्छा? दोपहर के वक्त जब सूरज पूरी चमक पर होता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन अपने चरम पर होता है। लेकिन उस समय घरों और दफ्तरों में बिजली की मांग उतनी नहीं होती जितनी कि शाम को होती है। हाँ, शाम को तो सब AC और लाइट जलाते हैं। सही कहा। तो ग्रिड में सप्लाई और डिमांड का संतुलन होना बहुत जरूरी है, वरना पूरा ग्रिड ट्रिप कर सकता है, फेल हो सकता है। मैं इसे उस पानी की टंकी के उदाहरण से देखता हूँ जिसमें नीचे बड़े बड़े छेद हैं। पानी की टंकी? हाँ, मतलब हम दिन भर बड़े पंप से उसमें पानी यानी सौर ऊर्जा तो भर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास उसे स्टोर करने की क्षमता नहीं है, तो वो पानी ओवरफ्लो होकर बर्बाद हो रहा है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। हमने जनरेशन पर तो बहुत काम कर लिया, हमने पैनल लगा दिए, लेकिन स्टोरेज पर काम नहीं किया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यही कारण है कि अब पूरा फोकस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसे BESS कहते हैं, उस पर शिफ्ट हो रहा है। BESS? हाँ, हमें बड़े पैमाने पर लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरी पार्क बनाने होंगे, जो दोपहर की अतिरिक्त सौर ऊर्जा को सोख लें और फिर शाम को जब मांग बढ़े तब उसे ग्रिड में वापस छोड़ दें। मतलब अब असली खेल बैटरी स्टोरेज का है। बिल्कुल। अच्छा, ऊर्जा के इस बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के साथ साथ हम भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव देख रहे हैं। जी, काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे सोर्सेज के अनुसार दिल्ली के मुंडका बक्करवाला में देश का दूसरा मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम शुरू हुआ है, जिससे MLFF कहते हैं। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें खास क्या है? इसमें गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना ही नहीं पड़ता। हाईवे के ऊपर लगे गैंट्री कैमरा और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर्स इतनी तेज होते हैं कि वो चलती गाड़ी को स्कैन कर लेते हैं। हाँ, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही गाड़ी का फास्टैग भी वो पढ़ लेते हैं।
इससे न सिर्फ ईंधन की भारी बचत होती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स का जो समय है वो भी काफी कम हो जाता है। ये तो कमाल है। लेकिन जैसे जैसे हम भौतिक सीमाओं को पार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी डिजिटल सीमाएं उतनी ही असुरक्षित होती जा रही हैं। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे गौतम अडानी का वो हालिया बयान याद आता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा था कि कंप्यूट अब नियंत्रण का अगला स्तर होगा। चिप्स और एआई मॉडल अब सिर्फ व्यावसायिक संपत्ति नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय खुफिया तंत्र के नए कारक हैं। और मैं बता दूं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सच है। कंप्यूट से उनका क्या मतलब है? कंप्यूट का मतलब है डेटा को प्रोसेस करने की कच्चे तौर पर जो ताकत होती है, जिसके पास सबसे बड़े डेटा सेंटर्स होंगे, सबसे तेज एआई प्रोसेसर्स होंगे, वही भविष्य का एजेंडा तय करेगा। मतलब डेटा सेंटर्स ही नए किले हैं। बिल्कुल। आज के डेटा सेंटर्स आधुनिक युग के बॉर्डर फोर्ट्स हैं। और इस बात को साबित करने के लिए गूगल की वो रिपोर्ट ही काफी है जो हमारे सोर्सेज में दी गई है। उसमें बताया गया है कि उन्होंने एक ऐसे हैकर समूह को रोका है जो एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम का उपयोग करके डिजिटल कमजोरियां खोज रहा था। और यहीं पर तकनीक का सबसे खौफनाक पहलू सामने आता है। खौफनाक कैसे? देखिए, पहले हैकर्स को किसी सिस्टम में खामी या जीरो डे वल्नरेबिलिटी खोजने में महीनों लग जाते थे। मैनुअल कोडिंग करनी पड़ती थी। हाँ, लेकिन अब वे एआई को वो कोड फीड करते हैं और एआई कुछ ही सेकंड्स में बता देता है कि इस सिस्टम को कहां से भेदा जा सकता है। कुछ ही सेकंड्स में? जी हाँ, ये हैकिंग की गति और क्षमता को एक अकल्पनीय स्तर पर ले जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हैकर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां या गूगल जैसी कंपनियां भी उन्हें रोकने के लिए एआई का ही इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये एक रेस बन गई है। वही तो। क्या ये शीत युद्ध के समय वाली हथियारों की दौड़ यानी आर्म्स रेस जैसी स्थिति नहीं बन गई है? बस फर्क इतना है कि ये हथियारों की जगह एल्गोरिथम की दौड़ है। ये 100% एक आर्म्स रेस ही है। और यही वजह है कि सरकारें अब एआई और सेमीकंडक्टर निर्माण को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रहे हैं, न कि सिर्फ एक आईटी सेक्टर का मुद्दा। बिल्कुल। अगर आपका देश डिजिटल रूप से बाहरी एआई मॉडल्स पर निर्भर है, तो आप एक ऐसे महल में रह रहे हैं जिसकी चाबी किसी और के पास है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। महल अपना, लेकिन चाबी किसी और के पास। जी। खैर, जब हम अपनी डिजिटल ग्रिड और बाहरी सीमाओं को इतना सुरक्षित कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रशासनिक ग्रिड, मेरा मतलब है अपने शासन और कल्याणकारी नीतियों के सिस्टम को भी तो मजबूत करना होगा। हाँ, क्योंकि अंदर की कमजोरियां बाहर के हैकर से ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। बिल्कुल। और प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। हाँ, वो तमिलनाडु के ट्रांसफार्मर घोटाले वाला मामला। सही कहा। हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये मामला तमिलनाडु के 397 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर घोटाले से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी का नाम है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें जांच राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी यानी डीबीएसी से छीनकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? इसका पूरा आधार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A पर टिका है। धारा 17A? हाँ, 2018 में इस धारा को इसलिए जोड़ा गया था ताकि ईमानदार सरकारी अधिकारियों को जांच के नाम पर बेवजह परेशान न किया जाए। अच्छा, एक तरह का प्रोटेक्शन। जी। इसके तहत किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, जो कि इस केस में राज्य सरकार है, उससे पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो मतलब जो कानून अधिकारियों को बचाने के लिए बना था, उसका इस्तेमाल कुछ और ही होने लगा। ठीक ऐसा ही हुआ। राज्य सरकारें महीनों बल्कि सालों तक इस अनुमति की फाइल पर बैठी रहती हैं, ताकि जांच ही शुरू ना हो पाए। बिल्कुल। अनुमति देने में जानबूझकर इतनी भारी देरी की जाती है कि सबूत नष्ट हो जाए या जांच का प्रभाव ही खत्म हो जाए। समझ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर संज्ञान लिया कि पूर्व अनुमति के प्रावधान का इस्तेमाल भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए एक ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता। इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने जांच सीबीआई को दे दी। ये तो हुई प्रशासन को उत्तरदायी बनाने की बात, लेकिन कल्याणकारी नीतियों के ढांचे में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप मनरेगा वाले बदलाव की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 1 जुलाई 2026 से बहुचर्चित मनरेगा इतिहास बन जाएगा और इसकी जगह एक नया कानून ले रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबी ग्राम। ये भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा ढांचागत परिवर्तन है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसमें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है,
जो कि मनरेगा के 100 दिनों से 25 दिन ज्यादा है। लेकिन इस नीति को लेकर जो राजनीतिक बहस चल रही है वो भी काफी दिलचस्प है। अगर हम अपने श्रोताओं के लिए दोनों पक्षों को एकदम निष्पक्ष रूप से रखें तो सरकार का तर्क है कि ये मिशन सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए नहीं है, बल्कि ग्रामीण सशक्तिकरण और टिकाऊ संपत्तियां बनाने के लिए हैं। जैसे कि नहरें या सोलर ग्रिड का ढांचा बनाना। हाँ बिल्कुल। वहीं विपक्ष का तर्क ये है कि इस नए एक्ट के माध्यम से ग्राम पंचायतों की शक्तियों को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है। उनका मानना है कि इससे अधिकारों का केंद्रीकरण होगा। जी, और मजदूरों की जो मोलभाव करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। देखिए, नीति चाहे कोई भी हो, किसी भी नीति का असली परीक्षण उसके इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन में ही होता है। सही बात। देखना ये होगा कि क्या 125 दिनों का ये वादा जमीन पर बिना किसी लाल फीताशाही के, बिना करप्शन के उतर पाता है या नहीं। और जमीन पर एक और कड़वी सच्चाई जो उतर रही है वो है जलवायु परिवर्तन। मतलब शासन और प्रशासन को अब सिर्फ कागजी फाइलों से नहीं बल्कि मौसम की मार से भी निपटना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन तो अब एक रोजमर्रा की सच्चाई बन गया है। आजकल खबरों में एक नया शब्द बहुत गूंज रहा है, वेट बल्ब तापमान। हाँ, वेट बल्ब टेम्परेचर। पहले हम सिर्फ हीट वेव की बात करते थे कि आज बहुत गर्मी है, लू चल रही है। अब ये वेट बल्ब क्या नई बला है? ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसान के जीवित रहने की क्षमता से जुड़ा है। वो कैसे? मौसम की रिपोर्ट में जो तापमान हम आमतौर पर देखते हैं, जैसे कि आज 42 डिग्री है, वो ड्राई बल्ब तापमान होता है। मतलब सिर्फ हवा की गर्मी? हाँ, लेकिन इंसान का शरीर इस गर्मी से कैसे लड़ता है? पसीना निकालकर, है ना? हाँ, जब पसीना सूखता है तो शरीर को ठंडक मिलती है। एकदम सही। लेकिन जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो पसीना सूखना ही बंद हो जाता है, क्योंकि हवा पहले से ही पानी से संतृप्त है या सैचुरेटेड है। अच्छा, हवा में और पानी सोखने की जगह ही नहीं होती। बिल्कुल। और इसी गर्मी और अत्यधिक नमी के मिश्रण को वेट बल्ब तापमान कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर तापमान 35 डिग्री है लेकिन हवा में नमी 90% है तो क्या वो 45 डिग्री वाली सूखी गर्मी से ज्यादा खतरनाक होगा? बहुत ज्यादा खतरनाक। इसे ही मौसम विज्ञान में फील्ड्स लाइक तापमान कहते हैं। बाप रे। जब वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है तो एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान भी अगर 6 घंटे तक बाहर रहे तो उसकी मौत हो सकती है। सिर्फ 6 घंटे में? हाँ, क्योंकि शरीर खुद को अंदर से ठंडा नहीं कर पाता और ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। ये तो सच में खौफनाक है। इसीलिए प्रशासन को अपनी हीट वेव एक्शन योजनाओं में अब सिर्फ कितनी गर्मी है ये नहीं, बल्कि कितनी नमी है, इस मीटरिक को भी अनिवार्य रूप से शामिल करना पड़ रहा है। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें, हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया की भू राजनीति हमारी इकोनॉमी को निचोड़ रही है। ऊर्जा के लिए हम इथेनॉल और सोलर में संघर्ष कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में AI हैकर्स सेंध लगा रहे हैं और भौतिक दुनिया में क्लाइमेट चेंज हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। एक साथ इतने सारे मोर्चे खुले हुए हैं। हाँ, तो इन सब चुनौतियों के बीच भारत वैश्विक स्तर पर खुद को कैसे संतुलित कर रहा है? इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी इस वक्त ओवरड्राइव मोड में है। हाँ, प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो जी, 15 से 20 मई तक प्रधानमंत्री एक बेहद महत्वपूर्ण 5 देशीय दौरे पर है। UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। इन देशों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया लगता है। एक तरफ पश्चिम एशिया चल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री UAE जा रहे हैं। साफ है कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा और तेल की सप्लाई लाइन को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। और दूसरी तरफ नॉर्वे में होने वाली नॉर्डिक समिट का जो पूरा फोकस है वो तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और AI पर है। बिल्कुल, भारत हर बड़ी ताकत के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से जुड़ रहा है। इसी को शायद पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का नाम दिया था। जी, श्याम सरन की वो परिभाषा मुझे बहुत स्पष्ट लगती है। उन्होंने कहा था कि रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब किसी से अलग थलग रहना नहीं है, बल्कि अपने महत्वपूर्ण हितों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। और हमारे सोर्सेज में जो कांति वाजपेयी का संपादकीय है उसमें भी यही बात उठाई गई है कि कैसे भारत ने कई मौकों पर महाशक्तियों के दबाव को झेला है। हाँ, हमने देखा है कि कैसे भारत ने ताइवान और सीमा मुद्दों पर चीन के दबाव का मुकाबला किया। और जब अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो, या जब उन्होंने टैरिफ के दबाव डाले, तो भी हमने अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखा। सही बात है।
और जब यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध पर भारत से रूस की निंदा करने का भारी दबाव बनाया, तब भी भारत ने अपने कूटनीतिक रुख को एकदम स्वतंत्र रखा। जी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हमारे कई श्रोताओं के दिमाग में भी होगा। बताइए। क्या कूटनीतिक मंच पर हर बड़ी शक्ति को इस तरह ना कहना या सिर्फ अपने ही हितों की बात करना लंबे समय में हमें दुनिया में अलग थलग तो नहीं कर देगा? मतलब क्या कोई भी देश पूरी तरह से अकेला चलकर विश्व शक्ति बन सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब शंका है, लेकिन यहाँ हमें गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट और बहुगुटबंदी यानी मल्टी अलाइनमेंट के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, दोनों अलग हैं? बिल्कुल। रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है कि हम अपने मूल हितों, जो हमारे कोर इश्यूज हैं, उन पर समझौता नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे हम अमेरिका के साथ रक्षा तकनीक साझा कर रहे हैं, हम रूस से तेल भी ले रहे हैं और यूरोप के साथ एआई पर काम कर रहे हैं। मतलब हम सबके साथ हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। हाँ, ये मल्टी अलाइनमेंट नीति हमें अकेला नहीं बना रही, बल्कि हमें एक ऐसा केंद्र बना रही है जिसके साथ सब अपने अपने हितों के लिए जुड़ना चाहते हैं। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें। जी। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि कैसे दुनिया एक ग्रिड है। हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया में उठी एक भू राजनीतिक चिंगारी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को $38 बिलियन तक झुलसा सकती है, और कैसे ये आर्थिक दबाव हमें अपनी ऊर्जा नीतियों को बदलने, इथेनॉल और बैटरी स्टोरेज की तरफ तेजी से भागने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, हमने ये भी समझा कि बुनियादी ढांचा अब सिर्फ हाईवे और कंक्रीट का नहीं बचा है, बल्कि कंप्यूट और डेटा सेंटर्स का हो गया है। एआई के इस नए दौर में हमारी राष्ट्रीय सरहदें अब डिजिटल स्पेस में तय हो रही हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच शासन की नीतियां भी कैसे बदल रही हैं, चाहे वो ग्रामीण रोजगार के लिए नया वीबी ग्राम कानून हो, हीट वेव से निपटने के लिए वेट बल्ब की वैज्ञानिक समझ हो, या फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सीबीआई की जांच का अधिकार क्षेत्र। ये सभी चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक आखिरी विचार पर गौर करें जो थोड़ा उत्तेजक है। वो क्या? हमने रणनीतिक स्वायत्ता की बहुत बात की, जहां देश दूसरे देशों के दबाव से मुक्त रहते हैं। जी। लेकिन जरा सोचिए, जिस गति से तकनीक आगे बढ़ रही है, यदि भविष्य में डेटा, सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई की असीमित शक्ति दुनिया की कुछ मुट्ठी भर बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों के हाथों में ही केंद्रित हो जाए, हाँ, तो क्या पारंपरिक अर्थों में ये रणनीतिक स्वायत्तता अपना अर्थ नहीं खो देगी? क्या आने वाले समय में कूटनीति और संधियां संप्रभु देशों के बीच नहीं, बल्कि देशों और इन बड़ी टेक कंपनियों के बीच होंगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में दुनिया पर किसका नियंत्रण होगा, चुनी हुई सरकारों का या इन कंपनियों के एल्गोरिदम का। बिल्कुल। हम भले ही अपने नक्शों पर सरहदें खींचते रहें, लेकिन असली दुनिया में ये सरहदें डेटा के बादलों में पूरी तरह से घुल चुकी हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और इन कड़ियों को आपस में गहराई से जोड़ते रहिए। नमस्कार।